हेलो एवरीवन। आज हमारा लास्ट टॉपिक है वैशेज्य कल्पना यानी कि पेपर 2। उसके पार्ट बी में से लास्ट टॉपिक हम देख रहे हैं। उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ औषधि निर्माणशाला विथ रिस्पेक्ट टू जीएमपी इन अकॉर्डेंस टू शेड्यूल टी। इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमें इसमें देखना है औषधि निर्माणशाला के बारे में, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे हम दवाई बनाते हैं। हमारी आयुर्वेद की जो कोई भी दवाई है, रस औषधि है या फिर काष्ठ औषधि है, जो कुछ भी है, वो हम जहाँ पे बनाते हैं, इन शॉर्ट हम इसे क्या बोलेंगे? फार्मेसी, या फिर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऐसे कुछ शब्द हम इसको देंगे। तो हमारे पास भी है टीचिंग फार्मेसी, उसमें आपने दवाइयाँ बनाई है ना? हमारी लैब में भी आपने दवाइयाँ बनाई है, तो वो भी एक औषधि निर्माणशाला है। लेकिन यहाँ पे कौन सी या कैसी औषधि निर्माणशाला के बारे में हमें पढ़ना है, समझना है, विथ रिस्पेक्ट टू जीएमपी, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो इसके बारे में बहुत ही थोड़ा अपने रसशास्त्र यानी कि पेपर 1 में जाना है जीएमपी के बारे में। आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। उसमें भी कौन सा जीएमपी? जो जीएमपी शेड्यूल टी में बताया गया है, वो वाला जीएमपी। अब ये शेड्यूल टी कहाँ पे है, कहाँ से आया ये शेड्यूल टी? तो इससे पहले का जो टॉपिक हमने पढ़ा, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल्स 1945, इसके अंदर शेड्यूल टी दिया गया है। ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ना, उसके जो रूल्स है, उस रूल्स के अंदर दिया गया है शेड्यूल टी। तो उस शेड्यूल टी को जब हम पढ़ेंगे, तो उस शेड्यूल टी के अंदर जीएमपी के बारे में बताया गया है, और उस जीएमपी के अनुसार कैसी होनी चाहिए औषधि निर्माणशाला, उसका कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। तो ये एक टॉपिक के बारे में क्लियर बात हुई कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक अच्छी औषधि निर्माणशाला कैसी होनी चाहिए, एक फार्मेसी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है वो कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो वो टॉपिक आज शुरू करते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, 10 मार्क का क्वेश्चन है ना, सेम यही टॉपिक का नाम होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ औषधि निर्माणशाला विथ रिस्पेक्ट टू जीएमपी इन अकॉर्डेंस टू शेड्यूल टी। तो आपको क्या लिखना है इसके अंदर? बहुत ही स्पेसिफिक है। शेड्यूल टी के अंदर जो जीएमपी बताया गया है, उसके अनुसार औषधि निर्माणशाला या फिर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसा होना चाहिए, वो चीजें लिखनी है यहाँ पे। तो करते हैं अब। औषधि निर्माणशाला है ना, ये तो हमारे सिलेबस में दिया गया शब्द है, लेकिन उसी के जैसा, उसी से रिलेटेड कुछ शब्द आपने पहले से जान के रखे हैं। जैसे कि रसशाला, है ना? हमने रसशास्त्र में बहुत ही पहले ये शब्द पढ़ा था, और इसके बारे में काफी डिटेल में हमने पढ़ा है। रसशाला, फिर उसके अंदर क्या क्या होता है, रसमंडप वगैरह बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो वो रसशाला जो थी, वहां पे रस औषधियों का निर्माण किया जाता था, और रसशास्त्र के दूसरे जो कुछ भी प्रयोग है वो किए जाते थे। तो वो भी एक तरह की औषधि निर्माणशाला ही थी। या फिर हमारे कॉलेज के अंदर जो है, जिसका नाम आप हमेशा पढ़ते हैं, टीचिंग फार्मेसी, वो भी एक तरह की औषधि निर्माणशाला ही है। वहां पे भी हम औषधि का निर्माण करते हैं, तो वो भी कही जा सकती है। या आप में से किसी के घर पे होगी या कहीं तो बाहर देखी होगी, कमर्शियल फार्मेसी, है ना? ऐसी फार्मेसी जो दवाइयाँ बनाती है और मार्केट में बेचती है, तो उसको हम बोलेंगे कमर्शियल फार्मेसी। वो भी एक औषधि निर्माणशाला है। या फिर जो व्यवहार में प्रचलन में जो शब्द है, उसके बारे में जो ग्रीन कलर में दिया है, वो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक ऐसी जगह जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती है, बहुत ही आसान शब्दों में। या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो बहुत सारी है, आपको नाम भी पता होंगे, है ना? जैसे कि वैद्यनाथ है, झंडू है, धूत पापेश्वर है, सांडू है, डाबर, पतंजलि, बहुत सारी कंपनियों के नाम आपको आते होंगे। हिमालय, उंजा, बहुत सारी है जो ये जानी मानी कंपनियां हैं, और छोटी छोटी तो बहुत सारी होंगी, हजारों की संख्या में होंगी। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बात है।
तो ये जो नियम है, ये सारे के सारे नियम लागू होते हैं एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी को, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनी को, सभी को। लेकिन हम शेड्यूल टी में जैसे जाएंगे तो वहां पे स्पेसिफिकली आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी, इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बारे में बात आ जाएगी, या उन उन्हीं की दवाइयाँ कहाँ पे बनानी होती है उसके बारे में बात आ जाएगी। तो उसके अंदर देखते हैं, हमारा जो फोकस है शेड्यूल डी के ऊपर रखेंगे कि वो कहाँ पे है। वो आपको एक बार बताता हूँ। जैसे ही आप शेड्यूल टी खोलेंगे ना, जो पूरा एक्ट है वो पढ़ेंगे, जो पूरा कायदा कानून है वो पढ़ेंगे, वहां पे शेड्यूल टी में पहुंचेंगे तो सबसे पहली लाइन देखिए आपको मिलेगी, रेफर टू रूल 157, है ना। अब ये क्या है रूल 157? तो जैसे हमने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर समझा था, है ना, कि जो एक्ट है वो 1940 की साल में बन गया, उससे 5 साल बाद 1945 में रूल्स बन गए। तो उसके अंदर, एक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें, 5 चैप्टर लिखे हुए है ना, और रूल्स है बहुत सारे, और कुछ शेड्यूल्स भी है इसके अंदर। जैसे हम आज शेड्यूल टी की बात कर रहे हैं, तो जो एक्ट है उसके अंदर 5 चैप्टर है, उसके अलावा 2 शेड्यूल भी है। तो वो कल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ाते समय नहीं बताया था, है ना, आज शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो आज बताता हूँ कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है, उस एक्ट के अंदर पूरे 5 चैप्टर, या आपको 4A को भी गिन लेंगे तो 6 चैप्टर, और उसके साथ साथ 2 शेड्यूल, ऐसा वहां पे है। फिर उसके रूल्स की बात करें तो 1945 में लागू किए गए, तो वहां पे बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे रूल 1, रूल 2, रूल 3, ऐसे ऐसे वो एलोपैथिक को, आयुर्वेदिक को, यूनानी सिद्ध सभी को लागू होने वाले रूल्स हैं। तो उसके अंदर आज हम बात कर रहे हैं रूल 157 की। और इन टोटल 160 प्लस आई थिंक 169 या ऐसे रूल है। लास्ट मुझे 2015-16 का याद है जब हम पढ़ते थे, तो वो रूल 169 तक हुआ करते थे। उसके बाद अगर कुछ अपडेट होगी तो हम देख सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। तो उसके अंदर हमारा जो है वो रूल 157 है। जैसे ही हम शेड्यूल टी खोलते हैं ना, तो वहां पे डायरेक्टली लिखा होता है कि रेफर टू रूल 157। तो रूल 157 वो है क्या, किस बारे में रूल है, तो वो पढ़ते हैं अगर रूल 157 तो हमें पता चलता है वो है कंडीशंस फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ अ लाइसेंस। कौन सा लाइसेंस? ये दवाई बनाने की फार्मेसी का लाइसेंस। तो अगर हमें कोई दवाई बनाने वाली फैक्ट्री खोलनी है, फार्मेसी खोलनी है, तो अगर नई शुरू करनी है तो ग्रांट लेनी पड़ेगी, मतलब कि परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो लाइसेंस हमारा पहले से है हमारे पास, उसकी भी कुछ वैलिडिटी होगी, उसको रिन्यूअल करवाना होगा, तो भी यही रूल्स लागू होते हैं। यानी कि आज की तारीख में अगर नई फार्मेसी खोलनी है तो भी, या हमारी 50 साल पुरानी फार्मेसी है उसका रिन्यूअल करवाना है तो भी ये नियम लागू होंगे। तो ऐसे आप रूल 157 खोलेंगे तो वहां पे तो 1.5-2 पेज भर के बहुत सारे डिटेल में नियम दिए गए हैं। लेकिन आपको समझने के लिए, या आपके लिए जितना जरूरी है उतना शॉर्ट में एक्सट्रैक्ट करके मैंने यहाँ पे बताया है। तो 3 चीजें हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे। पहला क्या है, द मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स shall be carried out in such premises and under such hygienic conditions as are specified in schedule टी। यानी कि शेड्यूल टी में जैसे जैसे बताया गया है, उस तरह से ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसी हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए, और वहां पे आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण करना चाहिए। अभी यहाँ पे अगर आप रूल पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ हमें जो लागू होता है वो रखा है। तो सीधी सी बात है, दोनों ही हाइपर लिंक है यहाँ पे। 157 में बताया है कि ये रूल है कि शेड्यूल टी के अनुसार बनाओ, शेड्यूल टी में लिखा है कि रूल 157 को रेफर करो, ये रूल है इसीलिए शेड्यूल टी के अनुसार बनाना है। तो दोनों ही हाइपर लिंक है। तो एक शेड्यूल टी के अनुसार यहाँ पे हमें फार्मेसी एस्टेब्लिश करनी है, चलानी है, तो वो सब चीजें हैं। इसी के अंदर रूल में कुछ और आगे है, वैसे ये आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं है, इसका दूसरा और तीसरा पॉइंट, लेकिन हम साथ में पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको उपयोगी होगा। तो दूसरा क्या है, द मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स शेल बी कंडक्टेड अंडर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ अ बीएमएस वैद्य। तो ये एक करियर अपॉर्चुनिटी हो गई ना, कि आयुर्वेदिक पढ़ के, सिर्फ ग्रेजुएशन पढ़ के, बीएमएस पढ़ के, वैद्य बन के आप एक फार्मेसी के
डायरेक्टर और सुपरवाइजर बन सकते हैं और वहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। अगर किसी को औषधि निर्माण में इंटरेस्ट है तो वो ये कर सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। बहुत सारे आयुर्वेदिक फार्मेसीज होंगी, है ना, तो वो लोग नॉन मेडिको हो सकते हैं, नॉन आयुर्वेद पर्सन हो सकते हैं, तो वो इस तरह से फार्मेसी चलाते होंगे, उनको आपके डायरेक्शन की, सुपरविजन की, गाइडेंस की जरूरत रहेगी ही रहेगी। ये एक करियर अपॉर्चुनिटी है। दूसरा है क्या है, आप अपनी खुद की फार्मेसी खोल सकते हैं, है ना, और उस तरह से आप अपनी खुद की फार्मेसी खोल के दवाइयाँ निर्माण करके बाजार में बेच सकते हैं। तीसरा पॉइंट है द competent टेक्निकल स्टाफ टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स। तो आपके अंडर में, यानी कि बीएएमएस वैद्य के अंडर में, या ये जो फार्मेसी का इंचार्ज होगा उसके अंडर में काम करने वाले लोग टेक्निकल, जैसे कि अगर कोई एक एनालिसिस का काम होगा तो वहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट होगा। अगर वहाँ पे द्रव्यों की पहचान करनी होगी तो एक फार्माकोग्नोसिस्ट होगा। इस तरह से ये टेक्निकल पर्सन या टेक्निकल स्टाफ इसके अंदर में होंगे, और वो सब एक फार्मेसी के अंदर होने चाहिए। ये रूल है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर ये रूल है, रूल 157 है। तो अभी हम डायरेक्टली जाते हैं शेड्यूल टी के अंदर। शेड्यूल टी के अनुसार हमारी फार्मेसी कैसी कैसी होनी चाहिए वो देखेंगे। तो शेड्यूल टी के अंदर क्या लिखा है वो देखते हैं, और फिर फार्मेसी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला शेड्यूल टी। शेड्यूल टी का नाम क्या है, मतलब शेड्यूल तो है ये ABCD, बहुत सारे शेड्यूल बना दिए। कल हमने शेड्यूल जी, शेड्यूल एच भी देखे थे, है ना। तो शेड्यूल टी वो है क्या, जो 2000 के ईयर में लागू किया गया है ना, आपने कल पढ़ा था। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। तो शेड्यूल टी जो है उसका नाम है GMP फॉर आयुर्वेदा, है ना, सिद्धा और यूनानी भी साथ में रहेंगे। तो सभी के लिए गाइडलाइंस इसमें दी हुई है शेड्यूल टी के अंदर। तो हमें ये अभी यहाँ पे फिक्स पता चलता है कि आयुर्वेद का GMP कहाँ पे दिया गया है, शेड्यूल टी में। शेड्यूल टी कहाँ पे है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल्स 1945। तो ये जो रूल्स दिए गए हैं उसके अंदर ये शेड्यूल्स है। तो जो एक्ट है उसके अंदर दो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, है ना। और रूल्स है, तो रूल्स के अंदर भी बहुत सारे शेड्यूल है, शेड्यूल ए से लेकर शेड्यूल वाई तक बहुत सारे शेड्यूल्स है। तो उसके अंदर हमें जो लागू होता है वो है शेड्यूल टी। तो अभी यहाँ पे ये GMP सबसे पहला बताया गया है कि ये GMP क्यों, है ना, ये GMP की क्या जरूरत है, स्पेसिफिकली इस शेड्यूल टी के तहत क्या जरूरत है। तो इसमें GMP बताई गई है ताकि इतनी इतनी चीजें इंश्योर की जा सके। क्या क्या चीजें, रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, यानी कि हमारी दवाई बनाने के लिए हम जो कुछ भी रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे हमने शतावरी कल्प बनाया था, है ना, तो वहां पे हम शतावरी के मूड लेकर आए थे, बाद में हमने उसको प्रोसेस किया था। तो जो हमारा रॉ मटेरियल था वो ऑथेंटिक हो, ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का हो, एंड फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन, वहां पे कोई भी कीट लगे हुए ना हो, सड़ा हुआ ना हो। तो ये सब चीजें अच्छी हो। तो ऐसे हम तो खुद से देखते ही है ना, कि अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। शतावरी बोली तो शतावरी ही इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये रूल भी है कि अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल जो सड़ा हुआ खराब ना हो, और ऑथेंटिक। हाँ, ये शतावरी बोले तो वही है, उसके नाम पे कुछ और इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये ऑथेंटिक है। तो ये इंश्योर करने के लिए यहाँ पे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है। दूसरा, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज एज प्रिस्क्राइब्ड टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स, यानी कि जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करना है पूरी प्रोसेस बताई गई है, उसी तरह से हमें करनी है ना। तो समझ लीजिए आप अदरक का शोधन करते थे, है ना, तो क्या करते थे, अदरक को एकदम रेड हॉट गर्म करते थे, फिर दूध में या गोमूत्र में अब बुझाते थे उसको। ये एक प्रोसेस है, ये क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक स्टेप है। तो ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है हमारी रस ग्रंथों में, और उसी के अनुसार करना है। तो उसी तरह से अभ्रक शोधन का या किसी भी दवाई के मैन्युफैक्चरिंग का, किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, वो सब के सब प्रिस्क्राइब किए गए रहते हैं। प्रिस्क्राइब किए गए मतलब उसका एक स्टैंडर्ड बनाया गया रहता है। तो उसी की तरह से हमें ये करना है। वही समझ लीजिए कि क्वाथ हम बना रहे हैं, उस क्वाथ को
हमें 16 गुना पानी ऐड करके उबाल के 1/8 तक रिड्यूस करना है, हम ऐसा ना करें, हम सिर्फ 2 गुना पानी डाल के 5-10 मिनट उबाल लें, तो वो अच्छा नहीं बनेगा ना, कुछ रस आएगा नहीं पानी के अंदर हमारी औषधि का। मतलब कि हमें जैसी प्रोसेस प्रिस्क्राइब की हुई है उसी तरह से वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करनी है, तभी जाके अच्छी क्वालिटी की दवाई बनेगी। तीसरा, एडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स आर अडोप्टेड। अभी यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात है, तो हमने रसशास्त्र में और भैषज कल्पना में दोनों जगह पे पढ़ा है ना, स्टैंडर्डाइजेशन के समय पे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, क्वालिटी टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था, और कौन से बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं उसके बारे में भी पढ़ा था। तो उसमें जहाँ जहाँ पे जो जो टेस्ट लागू होते हैं, जो जो क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स लागू होते हैं, वो सारे के सारे अडॉप्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि हाँ मैं खुद से दवाई बना रहा हूँ और मेरी दवाई अच्छी ही है, ऐसा नहीं। जो क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स होते हैं वो सारे हमें अडॉप्ट करने हैं, जो जो एडिक्वेट है, यानी कि जो जो वहाँ पे जरूरी है वो सारे। फिर आगे, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग विच इज रिलीज्ड फॉर सेल इज ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो दवाई बना लें, हमने जो दवाई या हमने जो कोई भी प्रोडक्ट बना ली और बेचने के लिए हम मार्केट में रख रहे हैं, इट मस्ट बी ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। अगर क्वालिटी नहीं है तो वो दवाई अपना काम अच्छी तरीके से नहीं करेगी, रोगियों को स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा, है ना। तो क्वालिटी तो होनी ही चाहिए बनी हुई दवाई में, तो वो भी इंश्योर करना है। तो ये चारों ही पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, इन सभी का श्योरिटी हो जाए उसके लिए जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बताई गई है। मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मतलब कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करना है, वो गुड अच्छा होना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस बताई गई है। तो क्या क्या है बहुत डिटेल में बताया गया है, आगे हम देखेंगे। अभी जो जीएमपी है शेड्यूल टी के अंदर, वो क्यों है वो तो हमने देख लिया। अभी कैसे कैसे ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है, तो उसके लिए ये जो शेड्यूल टी है उसके अंदर दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, है ना। तो जो पार्ट 1 है इसके अंदर प्रैक्टिसिंग गाइडलाइंस दी गई है, यानी कि फार्मेसी कैसी होनी चाहिए, वहां से लेके हर एक स्टेप कैसे कैसे फॉलो करना है, वो सारी चीजें बताई गई है बहुत सारी डिटेल्स में। पार्ट 1 में ये सब दिया गया है। पार्ट 2 में क्या बताया गया है, कुछ लिस्ट दिए गए हैं। अगर हम यूनानी के सिद्ध के लिस्ट को एक्सक्लूड करें और सिर्फ आयुर्वेद के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो देखते हैं। पहला एक लिस्ट दिया गया है, रिकमेंडेड मशीनरी, इक्विपमेंट एंड मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसिस रिक्वायर्ड फॉर हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए, है ना। तो एक लिस्ट ऐसा दिया गया है कि अगर मुझे भस्म बनानी है तो मुझे इतनी इतनी जगह चाहिए और इतनी इतनी मशीनरी चाहिए या इतने इतने साधन सामग्री चाहिए। अगर मुझे क्वाथ बनाना है तो ये जगह और मशीनरी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारा लिस्ट दिया गया है, हम आज देखेंगे उसके बारे में। दूसरा लिस्ट दिया गया है, इक्विपमेंट्स रिकमेंडेड फॉर इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। अगर हम जो कुछ भी क्वालिटी कंट्रोल करना है, जो कुछ भी लागू होते हैं वो टेस्ट करने हैं, वो इन हाउस करते हैं। इन हाउस यानी कि हमारी फार्मेसी के अंदर ही करते हैं। तो वहां पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत रहेगी उसका लिस्ट दिया गया है। हो सकता है ना कि हमारे पास खुद का क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन ना हो और हमारे जो कुछ भी बैच बनती है दवाई की उसका हम सैंपल लेके बाहर लैब में टेस्ट करवा लेंगे, तो वो शायद जो फार्मेसी नई शुरू हुई है उसके लिए सस्ता पड़ेगा, है ना। अभी सारे मशीन खरीदने, इक्विपमेंट्स, लैब के इक्विपमेंट्स खरीदने, उससे थोड़ा इकोनॉमिकली सस्ता पड़ेगा। तो वो इन हाउस नहीं होता, तो वहाँ पे ये जो लास्ट वाला बी में जो लिस्ट दिया गया है वो लागू नहीं होगा। लेकिन अगर इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर ये सारे इक्विपमेंट्स, इसमें से जो जो जरूरी है वो इक्विपमेंट्स हमें रखने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए। तो अभी इसका जो पार्ट 1 है प्रैक्टिसिंग गाइडलाइंस और पार्ट 2 है जो लिस्ट, वो दोनों ही देखते हैं। तो शेड्यूल टी के अंदर जीएमपी जो बताई गई है उसका पार्ट 1, जीएमपी का जो पार्ट 1 है वहाँ पे
फैक्ट्री के प्रीमाइसेस के बारे में बताया गया है। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो कैसा होना चाहिए, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों के लिए जगह होनी चाहिए, कौन कौन से काम के लिए जगह होनी चाहिए। तो जो हमारी फैक्ट्री होती है या प्रीमाइस जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे एडिक्वेट स्पेस जो जितनी ज़रूरी है उतनी जगह तो होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ों के लिए? रिसीविंग एंड स्टोरिंग रॉ मटेरियल। जब भी कभी हम रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं या खरीद करते हैं, तो उसे ला के उसका संग्रह यानी कि स्टोर करने के लिए अलग से जगह होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एरियाज, है ना, जहाँ पे सचमुच में दवाई बनाने का काम हो रहा है, उसके अलग 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 एरिया होने चाहिए। फिर एक क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होना चाहिए। फिर एक फिनिश्ड गुड स्टोर, यानी कि दवाई बन गई फिर उसको कहाँ पे संग्रह करें, वो एक जगह होनी चाहिए। एक ऑफिस, है ना, बैठने के लिए, बाकी के डेस्क जॉब के लिए, सभी काम के लिए एक ऑफिस होनी। और रिजेक्टेड गुड्स और ड्रग्स स्टोर, अगर हमारी कोई बैच है वो रिजेक्ट हुई है तो उसको भी कहीं तो रखना पड़ेगा, उस पूरे जो कुछ भी प्रोडक्ट है उसको, तो उसके लिए भी एक जगह होनी चाहिए। अभी ये जो पूरा लिस्ट है, इसे आप दो जगह पे कंपेयर करिए। एक तो हमारी टीचिंग फार्मेसी के साथ, यही सारी चीजें हमारी टीचिंग फार्मेसी में भी है। दूसरा, हमने जो रसशाला थियरी में पढ़ा था उसके साथ, वहां पे भी यही सारी चीजें थी ना। जैसे कि वहां पे बताया गया था रसशाला में कि रिसीविंग एंड स्टोरिंग रॉ मटेरियल, तो हमारा रॉ मटेरियल जो है वो हमें लाना है और कहाँ पे रखना है, तो उसके लिए कौन सी दिशा में कैसी कैसी जगह होनी चाहिए। सेम हमारे कॉलेज के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर में, छोटे कंटेनर, बड़े कंटेनर में अलग अलग भरे होते हैं। और वो जो है रैक के अंदर, या फिर जो हमारे प्लेटफॉर्म के नीचे कबर्ड है, तो वो पूरे के पूरे अलग कबर्ड के अंदर अलग अलग जो ड्रॉर्स है वहाँ पे रखे हुए रहते हैं। तो हमारा रॉ मटेरियल जो है वो वहाँ पे अच्छी तरीके से स्टोर हो जाता है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एरिया, है ना। तो ये तो मेन पार्ट है कि जहाँ पे सचमुच में दवाई बनाते हैं, वो एरिया। अगर हम क्यूसी अगर हम ऊपर हमारी डिपार्टमेंट की लैब में बनाते हैं, तो वहाँ पे एक कॉमन एरिया है। अगर हम नीचे टीचिंग फार्मेसी में बनाते हैं, तो फिर वहाँ पे अलग अलग एरिया है। जैसे कि बाहर में हमने क्या रखा है, जो एलपीजी स्टोव है बड़ा वाला, और जो चूल्हा है, वो सब चीज़ें वहाँ पे रखी है। फिर वो कॉमन एरिया में, क्योंकि उसे ज़्यादा जगह चाहिए। फिर अंदर जो हमारा पहला जो कैबिन है, जो पहला एरिया है, वो हमने चूर्ण सेक्शन के लिए रखा है। वहाँ पे हमारा पल्वराइजर मशीन है और हम चूर्ण बनाते हैं। फिर दूसरा एरिया जो है वहाँ पे हम टेबलेट्स बनाते हैं, बटी बनाते हैं, तो उसके तीनों मशीन वहाँ पे रखे हुए हैं। फिर बाजू में ऑफिस है, बाहर में भी हमने बॉल मिल रखी हुई है। तो इस तरह से अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एरियाज होते हैं। फिर दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। तो जैसे ही हम हमारी फार्मेसी में एंटर होते हैं, तो हमारा मेन हॉल है जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके सामने वाला हॉल जहाँ पे हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पे पूरे हॉल में अलग अलग जगह पे अलग अलग मशीन्स, यानी मशीन्स नहीं, इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। जैसे कि हॉट एयर ओवन होता है, मफल फर्नेस होता है, और भी बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है वहाँ पे रखे हुए हैं। तो वो हमारा क्वालिटी टेस्टिंग लैब ऐसा वहाँ पे टाइटल दिया हुआ है। तो अंदर जाके हमने देखे रहते हैं जब जब क्वालिटी कंट्रोल होता रहता है। फिर है फिनिश्ड गुड्स स्टोर। तो जो कुछ भी हम दवाई बना लेते हैं उसको भी तो कहीं स्टोर करना होगा। तो हम जो वहाँ पे कबर्ड्स रखे हुए हैं उसके अंदर दवाई हमारे पैकिंग करके फिर रखते हैं। और जैसे ही ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको डिस्पेंस कर देते हैं, हमारे हॉस्पिटल में भिजवा देते हैं। फिर ऑफिस, तो ऑफिस वहाँ पे कोने में राइट साइड में टेबलेटिंग सेक्शन के बाजू का सेक्शन है, वो आपने देखा हुआ है। दूसरा है रिजेक्टेड गुड्स और ड्रग्स स्टोर। तो जो चीज़ अगर वो रिजेक्ट होती है, तो उसके लिए हमने भी एक जगह रखी हुई है, जो दो तीन कबर्ड्स बनाए हुए हैं। वो है हमारे क्यूटी लैब, जो क्वालिटी टेस्टिंग लैब है, उसके बाहर में जो कबर्ड्स है वो रखे हुए हैं। तो इस तरह से हमारी टीचिंग फार्मेसी में जितने सारे एरियाज है, वही सब यहाँ पे बताए गए हैं। यानी कि यहाँ पे जो बताए गए हैं उसके अनुसार ही हमने बनाया हुआ है। और उसी तरह से रसशाला में भी सभी सेक्शंस वहाँ पे थे, प्रीमाइसेस थे। फिर है जीएमपी के पार्ट 1 के अंदर ही जनरल रिक्वायरमेंट्स। तो
नाम से पता चला कि ये जनरल रिक्वायरमेंट्स है, तो कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, है ना। तो अभी कोई भी एक फार्मेसी या एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होती है, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री होती है, तो वहाँ पे जनरली क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में गाइडलाइंस दी हुई है। तो अभी यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स बताए गए हैं ना, ए से लेके एन तक, मैंने सिर्फ सभी पॉइंट्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे। अगर आप पूरा शेड्यूल टी खोल के देखेंगे तो इन सभी के बारे में वहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। हर एक के बारे में आधा पेज, एक पेज, दो पेज ऐसे लिखा हुआ है। तो वो सभी लागू करना होता है वहाँ पे। अगर आप रसशास्त्र में ही आगे पढ़ेंगे, एमडी में पढ़ेंगे, तो ये सभी चीजें आपको पॉइंट बाय पॉइंट एकदम डिटेल में याद रखने के लिए आ जाएगी। अभी इसमें क्या क्या है वो इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ आपके सिलेबस के अनुसार। तो सबसे पहला है लोकेशन एंड सराउंडिंग्स। तो कैसी जगह पे हमारी ये फार्मेसी होनी चाहिए। रसशाला में भी ये चीज हमने पढ़ी थी, है ना। जैसे सबसे पहले क्या पढ़ा था, आतंक रहित देश है ना, वो वाला श्लोक आपको याद होगा। तो हमारी जो फार्मेसी है वो कैसी जगह पे होनी चाहिए, उसका लोकेशन कैसा होना चाहिए। ऐसी फार्मेसी अगर हमने फोर्थ फ्लोर पे बना ली तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए हमारा रसायनशास्त्र डिपार्टमेंट, हमारी लैब सब फर्स्ट फ्लोर पे होने के बावजूद हमने हमारी फार्मेसी हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे रखी हुई है। और ग्राउंड फ्लोर पे भी कैसी, एकदम रोड के पास में, ताकि वहां पे अगर रॉ मटेरियल लेके आना हो बड़ी क्वांटिटी में, अगर हमें वहां से जो बनाई हुई दवाई है वो लेके जानी हो तो वहां पे सुविधा हो। दूसरी कुछ आप चीजें आपने देखी होगी, जो इसके दरवाजे होते हैं वो एकदम बड़े बड़े हैं, है ना। पूरा शटर ही लगा दिया है हमने वहां पे, एकदम बड़ा 15-20 फीट साइज का। तो वहां पे ये तो हमारी टीचिंग फार्मेसी है, छोटी फार्मेसी है ना। तो उसके डायमेंशन के अनुसार, लेकिन जब बड़ी फार्मेसी आप देखेंगे तो वहाँ पे जो उसका लोकेशन है, सराउंडिंग है, बिल्डिंग है, वो ऐसे होते हैं कि एकदम बड़ा रोड पास में हो, पूरा एक टेम्पो या ट्रक अंदर आ जाए उतना बड़ा दरवाजा हो, वो जरूरी है। तो उसका जो लोकेशन है, उसके जो सराउंडिंग है वो इसी तरह से होने चाहिए कि अंदर हमें जो कुछ भी काम करना है, भाई बनाने का काम, उसमें दिक्कत ना हो जाए। फिर दूसरा है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी इसी तरह से होना चाहिए, हो सके तो सब चीजें ग्राउंड फ्लोर पे रखनी चाहिए। अगर कुछ चीजें हैं जो हम जगह की कमी के कारण फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाते हैं, सेकंड फ्लोर पे लेके जाते हैं, तो वो पॉसिबल है। लेकिन इसी तरह से वो बिल्डिंग होना चाहिए, और डिटेल्स जो है वो काफी सारी शेड्यूल टी में एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। फिर है वाटर सप्लाई। तो ये बहुत ही नेसेसरी है ना, क्योंकि पानी के बिना बहुत सारी चीजें हमारी अटक जाएगी, रुक जाएगी। वो कैसा कैसा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट का जो वाटर सप्लाई आ रहा है सुबह में 3 घंटे, उसी के अंदर ऊपर काम चलाओ, तो फिर तो फार्मेसी नहीं चल पाएगी। तो वहाँ पे अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई, और उसके लिए भी पाइपलाइन, ड्रेनेज की पाइपलाइन वगैरह सब चीजें होनी चाहिए। वो कैसा कैसा होना चाहिए परफेक्टली, वो सब शेड्यूल टी के अंदर डिटेल में देख सकते हैं। जब हमें फार्मेसी शुरू करनी होती है तो रूल्स के अनुसार ही करना रहेगा। फिर उसी तरह से है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो आपने प्रैक्टिकल्स करते समय देखा है कि हमेशा ही कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल हमें निकलता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम उसमें से ही भी कुछ ना कुछ यूज निकाल लेते हैं। समझ लीजिए कि हम जैसे कुछ हमारा वेस्ट जो है वनस्पति का निकलता है, अगर उसका हम उसमें से कुछ और बना सके, कुछ नहीं तो आखिर में हम उसको खाद बना सके, वो सब चीजें का हम वो रीयूज या रिसाइकल करते हैं। हमने हमेशा से ही वो प्रैक्टिस की है। लेकिन कभी ना कुछ हमें डिस्पोजल करना ही रहेगा। तो उसके लिए जो व्यवस्था है, अलग अलग तरह के डस्टबिन होते हैं, और फिर उसको लेकर भी जाना होता है। तो नियमित समय पे उसका निकाल करना होता है, वो सारी चीजें। फिर है कंटेनर्स क्लीनिंग। तो हमारे जितने भी पात्र होते हैं, चाहे वो स्टेनलेस स्टील के हो, वो कांच के हो, वो प्लास्टिक के हो, या फिर इक्विपमेंट के अंदर जो अटैच्ड कंटेनर्स है वो भी हो, उन सभी को क्लीनिंग रेगुलरली करना है। किस किस तरह से करना है, क्या क्या ख्याल रखना है, वो सब चीजें इसमें बताई गई है। फिर है स्टोर, है ना। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो स्टोर होती है, वहां पे रखी जाती है और उसको संभाल के रखना होता है। तो वहां पे सबसे पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा है पैकेजिंग मटेरियल, और तीसरा है फिनिश्ड गुड्स। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल, हम जो रॉ मटेरियल रहते हैं उसको भी संभाल के रखते हैं स्टोर में। दूसरा है पैकेजिंग मटेरियल, तो जैसे आपने देखा
जैसे कि हमने च्यवनप्राश बनाया था, तो उस समय पे उसका पैकेजिंग मटेरियल था, प्लास्टिक की डिब्बी थी, फिर उसके लेबल थे, फिर उसके स्टिकर्स थे, है ना। जैसे हमने शतावरी कल्प बनाया था, तो उसके स्टैंडिंग पाउच थे, फिर उसके ऊपर चिपकाने वाले स्टिकर थे, फिर उसका सीलिंग मशीन था। वो सारी चीजें पैकेजिंग करने के लिए जो जो भी चीजें जरूरत होती है वो सभी वहां पे रखनी है, उसका स्टोर करना है। और लास्ट में फिनिश्ड गुड्स, ऐसा माल सामान जो बन के तैयार हो गया है, तो उसको भी स्टोर करने के बारे में जगह हमने बताई। जैसे हमारे पास जो मेटल के कबर्ड्स है, और उसके ऊपर भी मतलब फ्रंट में ग्लास लगा हुआ है, तो हम अंदर क्या रखा है वो देख भी सकते हैं, कैसे कैसे अच्छे से रखा हुआ है। तो वो भी स्टोर वहां पे होना चाहिए। फिर है वर्किंग स्पेस, है ना। वर्किंग स्पेस भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमने वो मशीन रख दी है, तो ऐसा तो नहीं है कि बाजू 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 में लाइन कर दी 10 मशीन की। काम करने की जगह भी चाहिए। तो जैसे हमारे अलग अलग सेक्शन है, उसके बाहर हमने इतनी बड़ी जगह रखी है कि जहाँ पे हमें स्टोव रख के कुछ काम करना है, उसके आगे बैठ के कुछ, जैसे कि वहाँ पे एक साइमल्टेनियसली एक प्रोसेस के साथ दूसरी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में जरूरी है, तो वो वहाँ पे बैठ के करने के लिए भी जगह रहेगी हमारे पास। तो इस तरह से वर्किंग स्पेस हर एक सेक्शन में होती है। वो कैसे कैसे होनी चाहिए, कितनी कितनी होनी चाहिए, वो भी इसके अंदर बताया है, वो हम आगे देखेंगे। फिर है हेल्थ, क्लोथिंग, सैनिटेशन एंड हाइजीन ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे काम करने वाले जो कुछ भी लोग हैं, मैं हूँ, आप है, हमारे वर्कर्स है, जो कोई भी है, उन सभी की हेल्थ के बारे में, उनके क्लोथिंग यानी कि कपड़ों यानी कि एप्रोन वगैरह चीज़ों के बारे में। फिर सैनिटेशन, वहाँ पे कितनी भी स्वच्छता है, हाइजीन वहाँ पे कितना कितना है, वर्कर्स का हाइजीन कितना कितना है, वो सारी चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, वो सभी यहाँ पे गाइडलाइंस में बताया गया है, सभी रूल्स बताए गए हैं। फिर है मेडिकल सर्विसेज, है ना। हालांकि हमारी तो फार्मेसी ही हेल्थ रिलेटेड है, लेकिन कोई भी फैक्ट्री होती है, वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक से बेसिक फर्स्ट एड किट से लेके बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है। फिर है मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। तो अभी तो बहुत सारा ऑटोमेशन हो गया है, इसलिए हमें कई सारे मशीन्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पे मशीन्स और इक्विपमेंट्स क्या अलग है, जो कुछ भी हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं वो सब मशीन्स होंगे, है ना। क्वालिटी टेस्टिंग में यूज़ करते हैं वो सब इक्विपमेंट्स होंगे। तो वो सभी, और कौन कौन से, कौन सा मैन्युफैक्चर करने के लिए, कौन सी दवाई मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा मशीन लगेगा, कौन सा टेस्ट करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, उन सभी के बारे में बताया गया है। और बाद में अलग से लिस्ट भी दिया गया है पार्ट 2 के अंदर, वो सभी चीज़ें शेड्यूल 2 में बताई गई। फिर आगे बात आती है कुछ रिकॉर्ड्स की। तो उसमें 3 तरह के रिकॉर्ड है यहाँ पे। पहला है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, यानी कि हम बैच बाय बैच जो दवाई बनाते हैं, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड हमें रखना है। तो वो जो रजिस्टर होता है, शायद आप में से कुछ ही स्टूडेंट्स ने वो देखा है, जो उत्सुक होते हैं वो देखते हैं इसके। लेकिन आप देखिए, जरूर देखिए यहाँ पे कि हमारी फार्मेसी में हम क्या करते हैं कि जो भी दवाई बनाते हैं, जिस किसी भी बैच में बनाते हैं, तो उसका रिकॉर्ड रखते हैं। कि रिकॉर्ड में कैसे होता है कि ये जो बैच है, तो वो हमने उसका रॉ मटेरियल जो है, कौन सी डेट को मंगाया था, बाद में मैन्युफैक्चरिंग कौन सी डेट को स्टार्ट किया, इंग्रेडिएंट्स कौन से थे, क्या क्या प्रोसेसेस की उसके अंदर हमने, कब हमारी मेडिसिन बनकर रेडी हो गई, फिर उसकी एक्सपायरी डेट कुछ होगी तो वो क्या होगी, फिर क्वालिटी कंट्रोल किया कि नहीं, है ना। बहुत सारी चीज़ उसमें मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अंदर होती है। और हर एक बैच का, तो ये आज मैंने त्रिफला चूर्ण बनाया है, तो वो एक बैच हो गई। 15 दिन बाद मैं फिर से एक बार त्रिफला चूर्ण बना रहा हूँ, वो दूसरी बैच हो गई। तो हर एक बैच बाय बैच उसके मैन्युफैक्चरिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स। अभी यहाँ पे हम, अगर कमर्शियल फार्मेसी है, तो हम बहुत सारे अलग अलग डीलर्स को, रिटेलर्स को सप्लाई करते होंगे, तो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। हमारी तो टीचिंग फार्मेसी है, हम कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरनल सर्कुलेशन में, हमारे कैंपस के अंदर ही। दूसरा जो मेन है वो है हमारी कॉलेज के साथ जो अटैच हॉस्पिटल है उसके अंदर सप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे भी जो कुछ भी सप्लाई करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं हम। फिर होता है रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स।
अगर कॉमर्शियल फार्मेसी होगी, हम मार्केट में दवाई बेचते हैं, तो हो सकता है ना कि पोस्ट मार्केट कभी कभी कंप्लेंट्स भी आ सकती है। जैसे मैं आपको अभी, मार्केट कंप्लेंट तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, तो वो बताता हूँ। हमने ये आयुष क्लॉथ बनाना शुरू किया था, है ना, मॉडिफाइड था, हमने काफी सारे मॉडिफिकेशन किए थे उसमें। तो हमने पहली बार पहली बैच बना के भेजी, तो सबको बहुत पसंद आई थी कैंपस में। फिर दूसरी बार बनाया था 1 महीने बाद, तो वहाँ पे कुछ लोगों को टेस्ट में, स्वाद में कुछ अलग लगा था, तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा स्वाद है, ऐसा ऐसा स्वाद चेंज करना है वगैरह। तो हमने उसको रिकॉर्ड करके रखना है और उसके अनुसार हमें सुधार करना है। तो बाद में हमने कुछ ऐसे टेस्टी हो जाए, ऐसे इलायची जैसे टेस्टी थे उसके अंदर ऐड कर दिए, तो फिर वो क्या हो गया, एक इम्प्रूवमेंट हो गया। लेकिन कब होगा वो, अगर हमने मार्केट कंप्लेंट का रिकॉर्ड रखा है, तो पर आगे भी भविष्य में भी काम आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा था, बाद में हमने चेंज किया, तो पता चलेगा। तो इसलिए मार्केट कंप्लेंट का रिकॉर्ड, और ये तो एक बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। लेकिन जो कोई कमर्शियल फार्मेसी होगी, 150 तरह की दवाइयाँ बनाती होगी, तो वहाँ पे उनको बहुत सारी मार्केट कंप्लेंट्स भी मिलती होगी, तो उसका रिकॉर्ड उनको रखना है और उसी में से अपने प्रोडक्ट्स को बैच बाय बैच इम्प्रूव करना है या कंसिस्टेंट बनाना है। फिर एक पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल, है ना। तो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में तो वैसे हम स्टैंडर्डाइजेशन के साथ साथ बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लागू होनी चाहिए। और हर एक औषधि के लिए उसे जो जो लागू होते हैं वो टेस्टिंग करने होते हैं। ये तो हमने रसायन शास्त्र में भी पढ़ा है, और वैशेज्य कल्पना के स्टैंडर्डाइजेशन टॉपिक में भी देखा है इसके बारे में। तो भी हम जो शेड्यूल टी के अंदर जीएमपी, जीएमपी में भी पार्ट 1 2 है, तो उसका पार्ट 1 देख रहे थे। तो उसमें हमने सबसे पहला देखा उसका फैक्ट्री का प्रीमाइसिस में क्या क्या एरियाज होने चाहिए। फिर देखा जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। अभी पार्ट 1 के अंदर ही कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी है, वो देखते हैं। तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है वो स्टराइल प्रोडक्ट्स के लिए है। हमारी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जहाँ पे उसे स्टरिलाइजेशन करना या स्टराइल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। तो उसके लिए अलग मैन्युफैक्चरिंग एरियाज होते हैं। जैसे कि हम आई ड्रॉप्स बना रहे हैं, है ना, तो उसके लिए बिल्कुल अलग एरिया होते हैं। हम ईयर ड्रॉप्स बना रहे हैं, नेजल ड्रॉप्स बना रहे हैं, अगर हम इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम कैप्सूल्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल अलग ही एनवायरनमेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अलग जगह दे दी तो हो गया काम, वहाँ पे एनवायरनमेंट भी एकदम जैसा होना चाहिए वैसा ही रखना पड़ेगा। हमने आई ड्रॉप्स पढ़ते समय देखा था इसके बारे में, है ना, नेत्रोपचार कल्पना पढ़ते समय देखा था। तो ऐसा स्टराइल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कुछ अलग से रिक्वायरमेंट है, उसके मैन्युफैक्चरिंग एरियाज कैसे कैसे होने चाहिए। तो आपको आई ड्रॉप के बारे में तो पता है, नेत्रोपचार समय पे हमने देखा था। फिर कैप्सूल के बारे में भी पता है। तो उसी तरह से और भी क्या क्या हो सकता है, सब डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। मैंने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट के नाम ही लिखे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया क्या क्या कैसा कैसा होना चाहिए वो। दूसरा है कंटेमिनेशन कुछ ना हो जाए, कुछ मिक्सिंग ना हो जाए, उसके लिए प्रिकॉशन, है ना। तो उसकी भी गाइडलाइन बताई गई है कि क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, कैसा कैसा प्रिकॉशन रखना है, जैसे कि कंटेमिनेशन हो ही ना। क्योंकि अगर वहाँ पे 0.01% भी अगर कंटेमिनेशन हो गया, तो पूरी बैच फेल हो जाती है। वहाँ पे हम बिल्कुल भी चांसेस नहीं ले सकते कि वहाँ पे थोड़ा सा भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगेन सभी दवाइयों में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, होना ही चाहिए इस तरह का कंटेमिनेशन फ्री जोन। लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होती है, तो वहाँ पे ये स्टराइल करना ही ज़रूरी है, ऑटोक्लेव करना ही ज़रूरी है। वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बिल्कुल भी हम नहीं चला सकते, क्योंकि दवाइयाँ ऐसी होती है, आंख के अंदर डालने वाली दवाइयाँ, है ना, कान के अंदर डालने वाली दवाइयाँ, तो वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है वो भी सब यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये अभी तक जितनी देखी वो सारी ही चीज़ें जीएमपी के पार्ट 1 में बताई गई है। फिर पार्ट 2 में वो दो लिस्ट के बारे में देखा था हमने, तो कौन कौन सी लिस्ट है वो देखेंगे। जैसे कि अभी फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, जीएमपी जो शेड्यूल टी के अंदर बताया गया है, तो वहाँ पे प्रैक्टिसिंग गाइडलाइंस बहुत सारी पार्ट 1 में बताई गई है, वो सारी हमने देखी। 3 तरह की गाइडलाइंस थी। और बाद में है लिस्ट, पार्ट 2 के अंदर लिस्ट दिए गए हैं। पहला तो मशीनरी और इक्विपमेंट्स का लिस्ट,
मिनिमम एरिया का लिस्ट, और दूसरा जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए लिस्ट। तो उसमें पहला लिस्ट हम देखते हैं। अभी हम आ गए हैं जीएमपी के पार्ट 2 के अंदर। हमारा शेड्यूल टी के अंदर जो जीएमपी बताया गया है उसमें पार्ट 1 हमने देखा। अभी हम देख रहे हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर ना इसी तरह से कोष्टक दिया गया है। हालांकि वहां पे क्या दिया गया है, पहला एक टेबल दिया गया है आयुर्वेद और सिद्ध दोनों के लिए कॉमन, एक इस तरह से टेबल बताया गया है। दूसरा बताया गया है यूनानी मेडिसिन के लिए, और बाद में क्वालिटी कंट्रोल की बारी आती है। तो मैंने यहाँ पे आयुर्वेद और सिद्ध का जो कॉमन टेबल है उसमें से सिद्धा वाली पॉइंट्स हटा दिए हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ आयुर्वेद के पॉइंट्स रखे हैं, और यूनानी का टेबल दिया ही नहीं हमने। तो यहाँ पे वहाँ पे कुछ 15 आइटम्स थी, 15 सीरियल नंबर थे। हमारे यहाँ पे थोड़े कम हो जाएंगे, सिद्धा की चीजें हटा दी है तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो कौन सी कैटेगरी की दवाई बनानी है, जैसे कि अंजन बनाना है, पिष्टी बनानी है ना, उसके लिए मिनिमम कितना मैन्युफैक्चरिंग एरिया होना चाहिए, और वो बनाने में कौन सी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो सब यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, 1200 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया विथ सेपरेट केबिन और पार्टीशंस फॉर ईच एक्टिविटी। मतलब कि हमारी फार्मेसी अगर हमें शुरू करनी है कहीं पे, तो मिनिमम 1200 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। एक छोटे से कमरे में फार्मेसी शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। 1200 स्क्वायर फीट का एरिया, वो भी कवर्ड एरिया। खुले मैदान में 1200 स्क्वायर फीट लेके काम शुरू नहीं करना है। कवर्ड, ढका हुआ, यानी कि स्लेब भरा हुआ होना चाहिए, या तो शेड होना चाहिए, कुछ भी, लेकिन कवर्ड एरिया है। विथ सेपरेट केबिन और पार्टीशन, अलग अलग पार्टीशन या केबिन बनाई जैसे हमारी फार्मेसी में है वैसे ही। तो हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग एरिया दिया गया है। तो इन टोटल 1200 स्क्वायर फीट ये हो जाएगा, अगर एक वेल एस्टेब्लिश्ड फार्मेसी हमें बनानी है तो। और उसके अंदर भी कौन कौन से कैटेगरी की दवाई बनाने के लिए मिनिमम कितना एरिया जरूरी है वो बताया है। और आप सचमुच में देखेंगे तो ये सचमुच में मिनिमम एरिया ही है, इससे ज्यादा एरिया की ही जरूरत पड़ती है हमें। और मशीन्स कौन कौन से जरूरी है ना। तो सबसे पहला है अंजन या पिष्टी बनाने के लिए 100 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, यानी कि 10 बाय 10 का रूम या इस तरह का कोई रूम चाहिए। और वहां पे एक खरल चाहिए, फिर चाहे वो मैनुअल हो या मैकेनाइज्ड हो या मोटराइज्ड हो, ऐसा एक खरल चाहिए। एंड रनर, बॉल मिल, सीव्स, शिफ्टर, ऐसे सब मशीन्स चाहिए, है ना। इसमें से जो भी जरूरी है वो चाहिए। सभी के सभी ही लगेंगे ऐसा नहीं है। अगर मैनुअल खरल से ही हम काम कर रहे हैं, छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, या शीत वीर्य द्रव्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो हमें फिर रनर की, बॉल मिल की जरूरत शायद ना भी पड़े, है ना। तो उसकी जरूरत लगेगी। दूसरा है, दूसरी कैटेगरी है चूर्ण, नस्य, मंजन, लेप, या फिर क्वाथ चूर्ण, यानी कि यवकुट चूर्ण। अगर हमें इस तरह की सारी दवाइयाँ बनानी है तो उसके लिए दूसरा सेक्शन लगेगा, और वो मिनिमम 200 स्क्वायर फीट का लगेगा। तो वहां पे कौन कौन से मशीन्स होने चाहिए, ग्राइंडर, डिसइंटीग्रेटर, पल्वराइजर, पाउडर मिक्सर, सीयूज, शिफ्टर, ये सारे मशीन्स लगेंगे। तो ये सारे मशीन्स के बारे में, या इसमें से मोस्ट ऑफ मशीन्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, है ना। हमारे विषय कल्पना के, यानी कि पेपर 2 के पार्ट ए में ही आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी हो सकता है कि शायद आपको इसको रिवाइज करने की जरूरत हो, या ना समझ में आया हो, जो कुछ भी हो, आप फिर से एक बार पूछ लीजिए मुझे, है ना। जब भी आप ये पूरा क्लास देख लेते हैं तो उसके बाद मुझे फिर से पूछिए, बुक में देखिए। चाहिए कि हाँ इसमें से किसी मशीन का वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, मैं उसका वीडियो भी भेजता हूँ आपको। तो फिर आपको उसको एक बार एक्टिवली देखेंगे तो पता चलेगा। तीसरी कैटेगरी है पिल्स या टेबलेट्स या वटी गुटी बनाने के लिए। तो उसके लिए डेडिकेटेड 100 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। और वहाँ पे जो मशीन या इक्विपमेंट्स लगेंगे उसके अंदर बॉल मिल, मास मिक्सर या पाउडर मिक्सर, अगर बड़े पैमाने पे है तो। छोटे पैमाने पे है तो हम हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। ग्रेन्यूलेटर, ड्रायर, टेबलेट कंप्रेशन मशीन, है ना, वो टेबलेट का जो पंच होता है। बाद में पिल्स कटिंग मशीन, ये तो सब हमारे पास है, पिल्स कटिंग, है। स्टेनलेस स्टील ट्रेज, स्टोरेज के लिए कंटेनर, और शुगर कोटिंग या पॉलिशिंग का पान।
तो वो पान भी हमारे पास है, तो वो आपने देखे हैं, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। बस वो काम कैसे करते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी कि एक ही बार देख लिया तो आपको काम करना आ जाएगा, वैसा नहीं है। फिर आगे है कूपी पक्व, क्षार, परपटी, लवण, भस्म, सत्व, ऐसी सब चीजें बनाने के लिए तो वहाँ पे मिनिमम 150 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा। और गजेपुट, भट्ठी, कढ़ाई, मुल्तानी मिट्टी, है ना, एकदम छोटी से छोटी चीजें भी यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड की है, जैसे कि स्पैचुला, स्पैचुला लगेगा, है ना। स्टेनलेस स्टील के वेसल्स या फिर पतीला, फ्लास्क, कॉपर का रॉड, अगर कॉफी को बनाना है तो उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। अर्दन कंटेनर यानी कि मिट्टी के बर्तन, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रिक मुफल फर्नेस, हमने वैसे वो रखा है हमारे क्वालिटी टेस्टिंग लैब में, लेकिन उसमें हम ये मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। बाद में एंड रनर या एज रनर और एग्जॉस्ट का फैन, तो ऐसी बहुत सारी चीजें लगेगी। लेकिन हालांकि हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे हमने फोटो सेक्शन बनाए हैं, भट्ठी बनाई है, तो वो सब क्या कहाँ पे रखते हैं हम, पूरा अलग ही रखते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर रखना वो थोड़ा सही नहीं है। इसलिए हमने राइट साइड, कॉलेज के राइट साइड में बाहर वो सारे फूट बनाए हैं, भट्ठी बनाए हैं। उसका उपयोग भी आप लोगों ने बहुत बार किया है, हमने जैसे सुधावर की सभी बसें बनाई थी, अबरक बस में शुरू की थी, हाँ। तो इस सब के बारे में तो आप जानते हैं। कुछ इक्विपमेंट्स मशीन है, शायद आपको ख्याल में ना हो, तो वो पूछ लीजिए। फिर है कैप्सूल्स, है ना। तो हाँ, अभी ये आपको थोड़ा देखना है। कैप्सूल्स हमारे यहाँ पे अभी हम नहीं बना रहे हैं ना कैप्सूल्स, लेकिन जब हम देखेंगे कि कैप्सूल्स कैसे बना दिए हैं, तो वहाँ पे खास चीजें ख्याल हमें रखेंगे। कैप्सूल्स के बारे में थियरी में आपने पढ़ा है, उस समय भी ये सारी बातें बताई थी, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखने की जरूरत है। तो वहाँ पे 100 स्क्वायर फीट मिनिमम एरिया लगेगा। वो जो रूम है वो एयर कंडीशनर उसके अंदर होना ही चाहिए, मतलब कि पहला तो वो एयर कंडीशनर के लिए वो टाइट रूम होना चाहिए, वहाँ पे हवा बाहर ना निकल जाए। एयर कंडीशन के बिना वहाँ पे कैप्सूल्स नहीं बन पाएंगी, इसलिए बहुत ही जरूरी है एसी होना चाहिए वहाँ पे। फिर डीह्यूमिडिफायर होना चाहिए, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर, ये सारी चीजें पहले लिखी हुई है। बाद में लिखा है कैप्सूल फिलिंग मशीन, है ना, केमिकल बैलेंस वगैरह। तो हाँ, कैप्सूल फिलिंग मशीन तो जरूरी है। फिर वो मैन्युअली, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक जो कुछ भी है। लेकिन इन सभी चीजों का अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो कैप्सूल्स नहीं बना पाएंगे, उसका जो जिलेटिन शेल होता है खराब हो जाएगा वो। इसीलिए हमें वहां पे एटमोसफियर जो है उसकी सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। आगे है ऑइंटमेंट या मलहम, है ना। तो ऑइंटमेंट या मलहम बनाने के लिए 100 स्क्वायर फीट एरिया लगता है हमें। और ट्यूब फिलिंग मशीन, ऑइंटमेंट मिक्सर, एंड रनर, स्टेनलेस स्टील कंटेनर और पतीला, ऐसी बेसिक चीजें हमें लगेगी। और हो सकता है कि हम छोटे क्वांटिटी में बनाते हैं तो फिर हमें ये ट्यूब फिलिंग मशीन या ऑइंटमेंट मिक्सर की जरूरत ना पड़े, हम हाथ से या कुछ बर्तन से मिक्स करके ट्यूब ना भरते हो, डब्बी में भर के देते हो, तो वो भी एक पॉसिबल है। एंड रनर, रनर तो है हमारे पास ऊपर लैब में ही है, और हमने उसमें मलहम भी बनाए हैं बहुत बार। फिर आगे है पाक, अवलेह, खंड या मोदक, है ना। इस तरह की सारी कुछ चीजें बनानी हो, समझ लीजिए ना कि किचन के जैसी सारी चीजें इसमें जरूरत पड़ेगी। तो 100 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया लगेगा। फिर वहाँ पे भट्ठी या गैस स्टोव लगेगा, है ना। वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए अगर बड़े पैमाने पे बना रहे हैं तो। और शुड बी फ्लाई प्रूफ। और आयरन की कढ़ाई लगेगी, तो बड़ी बड़ी कढ़ाई जैसे हमने च्यवनप्राश बनाते समय यूज की थी उसी तरह से। स्टेनलेस स्टील के कंटेनर, पतीला, बेसिक सी चीजें लगती है किचन में जो होती है वही, लेकिन हमारी क्वांटिटी के अनुसार बड़ी साइज वाली। बाद में है पानक, क्वाथ, सिरप या प्रवाही कोई भी बनाना है तो 150 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया जरूरी है। और वहाँ पे पिंचर प्रेस, एग्जॉस्ट फैन, फिटेड एंड फ्लाई प्रूफ। भट्टी सेक्शन, अभी यहाँ पे भट्टी सेक्शन से आप बड़े पैमाने पे है तो भट्टी, छोटे पैमाने है तो स्टोव भी समझ सकते हैं। जो हमारा बड़ा वाला स्टोव होता है वो भी समझ सकते हैं। फिर बोतल वॉशिंग मशीन, तो वो भी एक आता है ना, बोतल वॉशिंग का भी एक मशीन होता है। फिर फिल्टर प्रेस या ग्रेविटी फिल्टर, लिक्विड फिलिंग मशीन, कैपिंग मशीन, है ना। तो जब बड़े पैमाने पे होता है कमर्शियल फार्मेसी में तो हर एक चीज़ों के लिए मशीन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोज की हजारों की संख्या में बॉटल्स भरी जाती है। वो सब चीज़ें मशीन से सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक तरीके से काम में ली जाती है। फिर है आसव वरिष्ठ या सुराह बनाने के लिए, तो वहाँ पे मिनिमम 200 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा।
हाँ, यहाँ पे सूरा के लिए अलग से कैटेगरी दी थी, लेकिन मैंने इसको साथ में ले लिया है। असावरिष्ट की कैटेगरी 200 स्क्वायर फीट और सूरा की कैटेगरी 100 स्क्वायर फीट, इस तरह से था। लेकिन वो सब चीजें ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए साथ में लिया हुआ है यहाँ पे। तो वहाँ पे फर्मेंटेशन के टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स। अभी हमारा जो बर्तन है जिसमें हम फर्मेंट करते हैं, वो तो छोटा है ना, चीनी मिट्टी का बर्तन है, उसमें 10 लीटर 15 लीटर उतनी कैपेसिटी होती है। लेकिन जो बड़े बड़े फार्मेसीज होते हैं तो वहाँ पे 500 लीटर, 1000 लीटर या उससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी कैपेसिटी होती है। तो ऐसे टैंक्स, फिर उसके कंटेनर्स, फिल्टर प्रेस। अगर सुरा बनानी है या फिर हमें अल्कोहल परसेंटेज जो है उसको क्वांटिटी क्वांटिफाई करना है कि इतना ही चाहिए बोल के, तो वहाँ पे डिस्टिलेशन प्लांट या फिर ट्रांसफर पंप भी लगेगी, या फिर सूरा बनाते समय तो वो लगेगा ही डिस्टिलेशन प्लांट, क्योंकि वहाँ पे हमें उसको फिल्टर करना है और उसमें से काफी सारा अर्क ही हमें मिलेगा सूरा के तौर पे। तो वो चीजें बहुत ही जरूरी हो जाएगी वहाँ पे। फिर आगे देखते हैं। अगर हमें अर्क बनाना हो तो 100 स्क्वायर फीट मिनिमम एरिया लगेगा। और अर्क बनाने के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब सारे, जैसे कि मैसरेशन टैंक, डिस्टिलेशन प्लांट, है ना। अभी तो हम तो जैसे मिट्टी के घड़े में मैन्युअली बनाते हैं, लेकिन डिस्टिलेशन प्लांट भी है हमारे पास। फिर लिक्विड फिलिंग टैंक और उसके साथ टैप भी होना चाहिए। फिर ग्रेविटी फिल्टर या फिल्टर प्रेस और विजुअल इंस्पेक्शन बॉक्स। तो ये सारी चीजें वहाँ पे जरूरी है। जरूरी है इन द सेंस कि अगर ये है तो ये बहुत बढ़िया सेटअप हो जाएगा। उसके बगैर भी हम सिंपली मतलब मैन्युअल या ट्रेडिशनल मेथड से भी अर्क बनाते ही है। फिर तेल या घृत पकाने के लिए मिनिमम 100 स्क्वायर फीट का एरिया। फिर भट्टी, कढ़ाई, स्टेनलेस स्टील का कंटेनर, पतीला, फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट, है ना, फिलिंग टैंक विथ टैप और लिक्विड फिलिंग मशीन। तो ये सारी चीजें तो है ही। जैसे आपने प्रैक्टिकल किए तो उसके अंदर हम तो छोटे से स्टव में भी तेल या घृत पका लेते हैं, लेकिन जब बड़े पैमाने पे होगा, किसी फार्मेसी के अंदर होगा, कमर्शियल फार्मेसी के अंदर होगा, तो इस तरह से कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत रहेगी। फिर आगे है अश्वतन या नेत्र मलहम या कर्ण बिंदु, नासा बिंदु, यानी कि ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स या फिर आई ड्रॉप्स वगैरह के लिए 100 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा। और वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीजें लगेगी, है ना, जैसे कि हॉट एयर ओवन लगेगा विथ इलेक्ट्रिकली हीटेड थर्मोस्टेटिक कंट्रोल, है ना। तो वो तो है हमारे पास, लेकिन हमने उसका उपयोग करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग लैब में। फिर हीटिंग केटल, कोलेशन मिरर, ऑइंटमेंट मिल, है ना। बाद में ट्यूब फिलिंग इक्विपमेंट, मिक्सिंग एंड स्टोरेज टैंक ऑफ स्टेनलेस स्टील और एनी अदर सुटेबल मटेरियल। फिर सिंटर्ड ग्लास फनेल, सीड्स फिल्टर और फिल्टर कैंडल, लिक्विड फिलिंग इक्विपमेंट और ऑटोक्लेव। तो इसमें से जो जो चीजें हमें जरूरी है वो हमें वहाँ पे उन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ में जीएमपी में बताया गया है कि वहाँ पे एक एक अलग अलग सेक्शन है, तो उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट या मशीनरी लेने की जरूरत हमेशा से नहीं होती। वो वहाँ पे क्लियरली शेड्यूल टी में बताया गया है जीएमपी में कि समझ लीजिए कि हमारे पास एक एंड रनर है, तो उस एंड रनर के अंदर हम भावना भी दे सकते हैं, उसके अंदर हम मलहम भी बना सकते हैं, उसके अंदर हम दूसरी प्रोसेस भी जो जो लागू होती है वो कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा जरूर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमें हर एक के लिए अलग अलग एंड रनर खरीदने पड़ेंगे। हमारा छोटा वाला जो रनर है वो 2.5 लीटर का है, तो हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने लिया है ना। अगर बड़ी फार्मेसी होती तो वहां पे फिर 12 लीटर का, 15 लीटर का, 20 लीटर का भी रनर लेते। अगर ज्यादा जरूरत होती तो एक से ज्यादा रनर भी लेते, लेकिन अगर हमारी जरूरत जितनी है तो उतने अनुसार हम एक ही मशीन को मल्टीपल यूजेस के लिए ले सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे दिया है हॉट एयर ओवन, है ना, तो हम क्वालिटी टेस्टिंग में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, दवाई बनाने में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। मफल फर्नेस जो है, तो ऐश वैल्यू निकालने के लिए भी हम उसका उपयोग कर लेंगे। या फिर हमें कुछ वस्तुएं बनानी है तो उसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग में भी हम उसका उपयोग कर लेंगे। तो एक ही मशीन का, एक ही इक्विपमेंट का मल्टीपल यूज पॉसिबल है, और करना ही चाहिए बिल्कुल, है ना। लास्ट में एक यहाँ पे ऐसा दिया गया है, ईच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल हैव अ सेपरेट एरिया फॉर भट्टी, फर्नेस, बॉयलर, पुट एक्सेट्रा, जो कुछ भी है 200 स्क्वायर फीट अलग से। तो ये बात तो पहले भस्म के सेक्शन के समय, भस्म कैटेगरी के समय पे ही मैंने आपको बताई, है ना। हमने भट्टी पुट वगैरह बाहर में बनाए हैं, है ना। तो हमारी जो दोनों पुट है, भट्टी है,
वो सब चीज़ें हमने बाहर में बनाई, क्योंकि वो खुली जगह में थोड़ी ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम बंद एरिया में उसको नहीं बना सकते। तो अलग से हमने 200 स्क्वायर फीट से तो काफ़ी से बड़ा एरिया है हमारा, तो वहाँ पे बनाई हुई है वो सब चीज़ें। और वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन, रिमूवल ऑफ स्मोक और प्रिवेंशन ऑफ फ्लाइज, इंसेक्ट, डस्ट वगैरह होना चाहिए। और फर्नेस सेक्शन जो है टिन का रूफ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इसेंशियल है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। ये हमारा पूरा हो गया लिस्ट। कौन सा वाला? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कितनी कितनी ज़रूरत पड़ेगी हमें मशीन की, इक्विपमेंट्स की, और मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग स्पेस जो रिक्वायर्ड है मिनिमम कितना चाहिए। कैटेगरी वाइज हमने सारे के सारे देख लिए। अभी जो हमने ओरिजिनल शेड्यूल टी खोल के देखेंगे तो वहाँ पे 12 के बदले 15 पॉइंट्स मिलेंगे। तो उसमें सिद्धा भी इंक्लूडेड किया हुआ है, तो हमने वो नहीं इंक्लूड किया है यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं एक और लिस्ट के बारे में, वो इन शॉर्ट देखेंगे हम। तो यहाँ पे जीएमपी पार्ट 2 में एक दूसरा लिस्ट भी दिया है। वो कौन सा है? इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल। उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स जरूरी है ना? तो यहाँ पे उस लिस्ट के अंदर मैंने जो जो इक्विपमेंट्स बताए उन सबके नाम नहीं लिखे, क्योंकि अभी फिलहाल में आपको उसको रट्टा मारना जरूरी नहीं है, इसलिए, है ना? तो फिर वहाँ पे दो सेक्शन हो सकते हैं, एक तो केमिस्ट्री सेक्शन, दूसरा फार्माकोग्नोसी या कोग्नोसी सेक्शन। तो वहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है जिसमें 25 इक्विपमेंट्स दिए गए हैं। तो वैसे उसमें से बहुत सारे इक्विपमेंट्स है भी हमारी क्वालिटी टेस्टिंग लैब के अंदर। और अगर कॉग्नोसी की जरूरत होती है तो वहाँ पे भी 8 इक्विपमेंट्स बताए गए हैं। वैसे हम माइक्रोस्कोपी से ही करते हैं, तो उसका उपयोग हो जाता है। तो अगर इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल करना है या फिर है फैसिलिटी हमारे पास, तो फिर इन सभी इक्विपमेंट्स, इसमें से जो जो इक्विपमेंट जरूरी है उनकी हम उपयोग करेंगे। अल्टर वहाँ पे शेड्यूल टी के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है, अल्टरनेटिवली यूनिट कैन गेट टेस्टिंग डन फ्रॉम द गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी। मतलब बाहर में, सिटी में, मार्केट में कोई भी ऐसी लैब है गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जो कोई भी लैब है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, कोई भी लैब हो, बस अप्रूव्ड हो, तो वहाँ पे भी हम टेस्टिंग करवा सकते हैं। तो कौन कौन से टेस्टिंग, वो अपने स्टैंडर्डाइजेशन के समय पे देखा था, है ना, कौन कौन से टेस्टिंग होते हैं वो सब। तो वही सारे टेस्टिंग, या तो अगर इन हाउस करते हैं तो ये सब इक्विपमेंट्स लगेंगे हमें। हमारा अगर बड़े पैमाने पे काम होता है तो हमें इन हाउस ही करना पड़ेगा। और अगर कभी कभी ही हमें टेस्टिंग करना है तो फिर हम बाहर में लैब से भी टेस्टिंग करवा लेंगे। तो अल्टरनेटिवली वो भी पॉसिबल है कि हम बाहर टेस्टिंग करवा लें। और लास्ट में ये शेड्यूल टी में लास्ट में लिखा हुआ है कि जो पार्ट 2 है जीएमपी का, जो पार्ट 2 है, मतलब कब से हम ये पूरा लिस्ट देख रहे हैं वो, और ये जो केमिस्ट्री का, फार्माकोग्नोसी का जो कुछ भी लिस्ट है, इन सभी के अंदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। मतलब कि इसमें लिखा है, ये एक जानकारी के लिए है कि इतनी इतनी चीजें हमें लगेगी, लेकिन ऐसा कोई जड़ नहीं है कि यही चाहिए, इतना ही चाहिए बोल के, है ना? तो जब भी हम ये जीएमपी का लाइसेंस हमें मिलता है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग करने के समय पे लाइसेंस हम लेते हैं, तो उसकी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, जैसे कि हम गुजरात में है तो गुजरात स्टेट का एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, तो वो जब हमारा इंस्पेक्शन करने आते हैं तो उनका ओपिनियन होता है कि हाँ भाई, ये फार्मेसी है, ये तो इतनी इतनी तरह की दवाई बनाती है। अभी यहाँ पे 12 कैटेगरी है, तो जरूरी नहीं है कि हम 12 के 12 कैटेगरी की दवाई बनाते हो। हम सिर्फ 6 या 8 कैटेगरी की दवाई बनाते हैं। तो उसके लिए इतनी इतनी इक्विपमेंट की जरूरत है, इतनी इतनी मशीन्स की जरूरत है। कुछ चीजें हैं कि हाँ, हम मैन्युअली बनाते हैं और मैन्युअली बनाने के बाद हमें अच्छी क्वालिटी मिलती है फाइनल प्रोडक्ट्स की, हमारी क्वांटिटी भी कम है, तो उसमें मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंस्पेक्शन के लिए जो आते हैं उनका अगर ओपिनियन होता है कि हम कितनी कितनी दवाई कैसे कैसे बना रहे हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के लिए नेसेसरी क्या क्या है, तो वो इसके अंदर जो हमें जो लिस्ट दिया था, जो क्राइटेरिया दिए थे, उसमें उस क्राइटेरिया को बढ़ा भी सकते हैं या फिर अल्टर कर सकते हैं, रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं। तो वो एज पर पर्टिकुलर केस कि कौन सी फार्मेसी कैसी है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया के अनुसार जीएमपी का सर्टिफिकेट मिलेगा, फार्मेसी खोलने का लाइसेंस मिलेगा। और उसमें जो जैसे सर्टिफिकेट मिलेगा ना जीएमपी, अगर आपने अभी आपने तो देखा नहीं होगा, मैं बताऊंगा एक बार। तो वहाँ पे जीएमपी का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें भी लिखा हुआ रहता है कि ये जीएमपी का सर्टिफिकेट इस फार्मेसी को दिया जा रहा है। ये आपका सर्टिफिकेट का नंबर ये है। बाद में ये सर्टिफिकेट
इन इन कैटेगरीज की दवाई बनाने के लिए दिया जा रहा है। सर्टिफिकेट के अंदर ही लिखा हुआ रहता है, और वो सर्टिफिकेट भी हमें फ्रेम करके दीवार पे डिस्प्ले करना होता है, या फिर हम फाइल में रख सकते हैं उसको। तो कैसा है, समझ लीजिए कि एक जीएमपी का सर्टिफिकेट हमने ऑब्टेन किया है, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि ये जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो ये कॉलेज की ये टीचिंग फार्मेसी को दिया जा रहा है, ये सर्टिफिकेट नंबर है। और ये सर्टिफिकेट चूर्ण बनाने के लिए, वटी गुटी बनाने के लिए, अवलेह खंड, पाक वगैरह बनाने के लिए, और भस्म बनाने के लिए, ये सिर्फ 4 कैटेगरी के लिए ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इस तरह से हो सकता है, जैसे ही हमारे मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन हो गए उसी तरह से सर्टिफिकेशन मिलेगा वहाँ पे। तो ये जो हमने पूरा पढ़ा वो आपके बीएएमएस के सिलेबस के अनुसार है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ औषधि निर्माणशाला विथ रिस्पेक्ट टू जीएमपी इन अकॉर्डेंस टू शेड्यूल टी। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके जो रूल्स है उसके रूल्स के अनुसार शेड्यूल टी दिया गया है, वहाँ पे जीएमपी के बारे में बताया गया है, स्पेसिफिकली आयुर्वेद की फार्मेसी का जीएमपी। तो उसके अनुसार औषधि निर्माणशाला कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या जगह, क्या क्या मशीन होने चाहिए, वो सारी चीजें हमने आज देखी। तो ये पे हमारा ये औषधि निर्माणशाला का कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक खत्म होता है। अभी इसके अंदर आपको जो कुछ भी डाउट है, जो कुछ भी पूछना है, तो आप पूछिए, है ना, बेझिझक पूछिए और पढ़ाई करिए। जब भी जरूरत पड़ती है कि हाँ इसको हमें एक और बार देखना है, रिवाइज करना है, तो इस लेक्चर को फिर से एक बार देख लीजिए। और होपफुली आप में से बहुत लोग आ गए हैं यहाँ पे, तो आइए पूछिए, है ना, जो कुछ भी डाउट्स है इस टॉपिक के बारे में और भी कोई टॉपिक के बारे में। और वैसे तो आज रिकॉर्डिंग का ये लास्ट है लेक्चर, लेकिन अगर आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए पूरे सिलेबस में से कि हाँ रिकॉर्डिंग चाहिए बोल के, तो आप मुझे बता दीजिए। मैं फिर से कोशिश करूंगा कि उसका रिकॉर्डिंग करके दूँ, वरना पीपीटी सारी पीडीएफ तो आपको दी हुई है।